lecture. So in the last lecture was not made possible because you have guys the session in the raw. I hope it was a good session. So उसकी वजह से हमारा नहीं हो पाया. उससे पहले हमने खत्म कर दिया था almost, but we just try to cover it up the first module at a glance, at a fast pace. Okay, first module को खत्म करने की कोशिश करते हैं. So first module के अंदर मैंने basically notes provide किया हुआ है आपको first module का. इसके अंदर लगभग सारा content है आपका. So in the first module, we have started with the first module. The title of the first module was called as the Introduction to the Embedded System. So हमने define किया system क्या होता है, हमने define किया embedded system क्या होता है. तो एक system क्या होता है, it is nothing but it is a collection of components, और ये सब एक साथ component काम करते हैं और आपको कोई भी एक टास्क करके देते हैं. So that is called as system. Okay, और embedded system क्या होता है कि ये भी सिस्टम की तरह ही है. इसके अंदर भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज होता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टास्क करके देगा आपको. ओके, सो अगर आप माइक्रोवेव ओवन की बात कर लो तो आपको खाना ही बना के देगा. अगर आप वॉशिंग मशीन की बात कर लो तो आपको कपड़े धो के देगा. सो कोई स्पेसिफिक टास्क करने वाले सिस्टम को हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं. ओके, एंड इट इज बेसिकली होल्ड्स हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर पार्ट इनटू इट. ओके, सो ये हमने देखा था, कुछ डिफरेंस देखा था जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर. तो एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर होता है, व्हेरेज इन एम्बेडेड सिस्टम वी हैव माइक्रो कंट्रोलर्स इनटू इट. नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टास्क करके देता है, व्हेरेज एम्बेडेड सिस्टम जो है वो आपको एक स्पेसिफिक टास्क या सिंगल टास्क करके देता है. टाइम जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर के लिए इट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, व्हेरेज इन द केस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट. ओके, so that is why we have got a special unit that is being embedded into the embedded system called as a timer. Okay, so timer एक यूनिट हम डालते हैं जिससे आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, जिससे वो आपको टाइम के अंदर आपको टास्क करके दे. तो वो टाइम का हिसाब रखने के लिए हम एक स्पेशल हार्डवेयर यूज करते हैं. इन द केस ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, सो वो टाइमर करके सर्किट हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, उसके अलावा ओएस जो है वो थोड़ा स्लोअर होगा, लार्जर होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा. ओके, in case of a normal computer, whereas in the case of embedded system, OS will be simpler, it will be lighter, okay, and it will be faster. Okay, cost जो है वो normal computer का ज़्यादा होगा, embedded system का cost सस्ता होगा. Okay, फिर memory की बात कर ले तो उसमें ज़्यादा होगा, embedded system में कम होगी. Power saving mode normal computer में नहीं होता है, whereas in the case of embedded system power saving modes आते हैं. So ये कुछ हमने पढ़ा था differences. Then we have looked into the architecture of embedded system. तो आर्किटेक्चर में मोटे तौर पे कुछ 8 से 9 कंपोनेंट थे हमारे पास. सो हमारे पास एक प्रोसेसर होता है. तो ये प्रोसेसर कैन बी अ माइक्रो प्रोसेसर और इट कैन बी अ माइक्रो कंट्रोलर. देन वी हैव अ पावर सप्लाई टू कनेक्ट ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स. इसके अलावा टाइमर होता है. टाइमर जनरली यूज करते हैं हम लोग. व्हाई वी यूज टाइमर टू गिव व्हाट, टू जनरेट व्हाट, delay. So timers are generally used for producing the delays. Okay, so ये टाइमर क्या है, मोर स्पेसिफिकली जब हम 8051 को पढ़ने की स्टार्ट करेंगे, जो आज हम कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के लिए, तो उसके अंदर इसको और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी हैव गॉट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी. वन इज कॉल्ड एज अ RAM and other is called as a ROM. Okay, so ROM is generally used for storing which type of what is stored in ROM? Data or program? In ROM what is stored? Data or program? प्रोग्राम को आपको नॉन वोलेटाइल रखना है. सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज द मेमोरी व्हिच इज रॉम. ओके, सो अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है, पावर ऑन होने के टाइम पे वो डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज स्टोर द प्रोग्राम इनटू रॉम, व्हेयरएज इन द रैम वी ऑलवेज स्टोर द डेटा. ओके, सो ये दो मेमोरी होती है. सो सिंस वी हैव गॉट टू डिफरेंट सेट ऑफ मेमोरीज, ये जो आर्किटेक्चर फॉलो करेगा आपका माइक्रो कंट्रोलर, दैट एम्बेडेड सिस्टम, दैट आर्किटेक्चर विल ऑलवेज बी अ हार्वर्ड आर्किटेक्चर. ओके, उसके अलावा we have got an input device, we have got an output device, we have got serial parallel port communication, we have got interrupt controller, etc., and we have got a specific application specific circuits as well. जो एप्लीकेशन काम करेगा उसके रिलेटेड का जो सर्किट होगा वो भी साथ में उसके काम करेगा along with the processor. So that is all the architecture of embedded system, which is important point. So please make a note of it. The architecture is important over here. Next we have seen into the embedded processor, embedded cores भी बोल सकते हो उसको. So we have got microprocessor. We have studied about microprocessor in the previous semester. So microprocessor के अंदर we have generally a unit called as accumulator. Then we have got arithmetic logical unit. We have got some working registers. These working registers are basically of two different types. One is called as a GPR and another is called as a SFR. What is the full form of GPR? General purpose registers. And what is the function? What is SFR? Special function registers. Okay, so special function register GPR, ये दो टर्म बार बार यूज होने वाले फ्यूचर में. सो प्लीज जिनको याद नहीं था वो मेरे ख्याल से समर्थ ने आपको बता दिया है, सो आपको सबको शायद याद हो चुका होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज वी हैव गॉट टाइमिंग एंड क्लॉक सर्किट. टाइमिंग एंड क्लॉक सर्किट में बेसिकली जो भी आपका
सिस्टम होता है वो टाइमिंग यानी उसके अंदर क्लॉक यूज करना पड़ता है ताकि आपका सिस्टम जो है वो सही टाइम पे ट्रिगर हो सके. ओके, सो वो एक इवेंट कराने के लिए भी यूज अ क्लॉक सर्किट. So every processor will have a clock circuit. Then we have got a SP and a PC, which are the two specific registers that we generally use. SP will always point to the top of the stack, and PC will always point to the next instruction. Okay, so next instruction का जो address होगा that would be always stored into a PC register. So PC का full form is program counter and SP का full form is stack pointer. Then we have got a special circuit called as an interrupt circuit. Interrupt का जो भी service provide करना होगा that would be provided with the help of the interrupt circuit. So this is the architecture of a microprocessor which we have covered in the last semester. Okay. Next is called as a microcontroller. So microcontroller जो है आपका ये सारा जो प्रोसेसर होता है तो प्रोसेसर को सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर को नहीं रखता है वो साथ में डेटा मेमोरी को भी रखता है और रोम को भी रखता है, आईओ डिवाइसेस को भी रखता है, टाइमर को, इस सब को एक चिप पे रखता है. ओके, सो बिकॉज एम्बेडेड सिस्टम जो है वो एक कम जगह लेने वाला सिस्टम है, उसके पास जगह कम होती है जनरली. सो उसमें और वो एक स्पेसिफिक टास्क करता है, उसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग नहीं करना है, उसको मूवी प्ले नहीं करना है, उसको सॉन्ग प्ले नहीं करना है. ओके, उसको एक स्पेसिफिक टास्क करना है. ओके, उसको कॉइल को रोटेट करना है या कॉइल को हीट करना है और नीचे के मोटर को रोटेट करना है इन केस ऑफ ओवन, या वॉशिंग मशीन के अंदर उसके अंदर का जो हॉज है उस हॉज को रोटेट करना है. तो ये सारा काम जो है एक प्रोसेसर इतना ही इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करना है. तो इतने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई हाई एंड का प्रोसेसर जरूरत नहीं है, आपको एक नॉर्मल सा प्रोसेसर होगा, उसी प्रोसेसर उसी चिप पे आपको रैम और रोम भी अवेलेबल होगा, उसी चिप पे आपको आईओ डिवाइस भी मिलेगा और उसी चिप पे आपको टाइमर्स भी मिलेगा. तो ये सब चिप को, पूरे चिप को जिस पे सब चीज हो, उस चिप को हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं. ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट द ओनली प्रोसेसर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसर विद मेमोरी विद आईओ डिवाइसेस विद टाइमर्स ऑल पुट टुगेदर ऑन अ सिंगल चिप. सो दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो कंट्रोलर. ओके, सो उनका डिफरेंस हमने देखा, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. सो ये सब कुछ हमने देखा था. Which will be costlier, processor or controller? Processor. Which is efficient, processor or controller? Who is more efficient? Controller is more efficient. उसके अलावा और क्या था, पावर सेविंग मोड किसमें मिलेगा, प्रोसेसर या कंट्रोलर? कंट्रोलर. पावर आर्किटेक्चर किसमें है, कंट्रोलर या प्रोसेसर? कंट्रोलर. ओके, सो ये सब कुछ पॉइंट थे, आपको लगभग पॉइंट अच्छे से पता है तो बहुत अच्छी बात है. Next we have covered a topic which is very important topic, one of the most important topic in order to understand the next topic that we'll be seeing. So that topic was called as a risk versus risk. Okay, so एक special topic है, किसी को भी अगर ये चीज समझ नहीं आई है so please go to the YouTube में जाकर के वहाँ पे वीडियो शेयर किया है, वहाँ पे जाके प्लीज ये वीडियो देखो, उसके बाद ही आप आगे के मॉड्यूल को कवर करने की कोशिश करो. वरना अगर ये पॉइंट अगर आपने कवर किया, जो लेट ज्वाइन किए, जिसका नेटवर्क का इशू था, अगर ये पॉइंट अगर आपका नहीं कवर हुआ तो फिर आपको आगे फिर वो दिक्कत आएगी समझने के लिए. प्लीज ट्राई टू कवर दिस टॉपिक. ओके, सो रिस्क और सिस्क दो एक फिलॉसफी है जो कंप्यूटर्स को या प्रोसेसर को बनाने के लिए यूज की जाती है. ओके, सो रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, व्हेयरएज सिस्क स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स. ओके, सो ये दो आपका कंप्यूटर सिस्टम का फिलॉसफी है. सो ये दो फिलॉसफी को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसको एक डिफरेंस में बनाने की कोशिश की गई. ओके, सो सिस्क और रिस्क में जो डिफरेंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सिस्क एंड रिस्क इज what about the size of instruction? The size of instruction is fixed in which case, CISC or RISC? Instruction ka RISC. Risk. So when we talk about ARM7, the size of the instruction is 4 bytes. 4 bytes. 4 bytes or 3 bytes? 4 bytes. 4 bytes. Okay. In case of 8086, the size of the instruction will be variable of 1 to 6. 1 to 6. It is 1 to 6. It is variable in size. So 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. Fetching फास्टर किस में होगा, सिस्क में या रिस्क में? रिस्क में. और फेचिंग करने के लिए साइकिल कितना लगेगा, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल? 1 cycle. It will take exactly 1 cycle in case of risk, whereas in case of CISC, it will take how many cycles? 1 cycle या multiple numerous cycles. 2 cycles. It will take multiple cycle because जो साइज है आपका इंस्ट्रक्शन को वो बड़ा है, तो उसको लाने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा. ओके, व्हाट अबाउट डिकोडिंग? डिकोडिंग फास्टर किस में होगा, सिस्क में या रिस्क में? Risk. Why it will be faster? डिकोडिंग फास्टर क्यों होगा?
Only one cycle. No. Because it supports less number of Pipeline. addressing. True pipeline. Yes, it supports less Reduced number number of of instructions. addressing mode, reduce number of instruction set. क्यों? Because एक स्पेशल चीज की वजह से। वो स्पेशल चीज क्या है? Because जो भी ऑपरेशन है RISC के अंदर, वो सब का सब ऑपरेशन प्रोसेसर के अंदर ही होगा। It will not have to go into the memory. मेमोरी से ऑपरेशन उनका लेना देना उसका कुछ नहीं, सारे का सारा ऑपरेशन will be happening only on processor. Whereas in the case of CISC, the operation will be happening in the processor as well as in the memory. तो इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से आपका इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ जाता है। इंस्ट्रक्शन सेट बढ़ने की वजह से आपका जो नंबर ऑफ ऑप कोड है वो बढ़ जाता है। नंबर ऑफ ऑप कोड बढ़ने की वजह से जो लुकअप टेबल के अंदर जो एंट्रीज होगी वो बढ़ जाएगी, और ये एंट्रीज बढ़ने की वजह से जो आपका डिकोडिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और वो थोड़ा टाइम लगेगा। सो दैट इज व्हाई सिंस द RISC हैज ओनली ऑपरेशन ओनली इन प्रोसेसर, जो इंस्ट्रक्शन होगा वो कम होंगे, उनके ऑप कोड जो होंगे वो कम होंगे, वो लुकअप टेबल के अंदर जो एंट्रीज होगी वो कम होगी। दैट इज व्हाई द टाइम फॉर डिकोडिंग विल बी वेरी लेस। Okay, so that is why decoding will be much faster in case of RISC. Okay, what about execution? Execution किसमें faster होगा? CISC में या RISC में? Risk. RISC में. Why execution will be faster? Because the same property. One cycle is needed for Not one execution. cycle. Not one cycle. One cycle नहीं है. Because it deals with Because- only register. Yeah, because the operation is only with the register. Register से ही operation है उसका. रजिस्टर है इसलिए एक साइकिल में कर लेता है। तो एक साइकिल मेन रीजन नहीं है, एक साइकिल में एग्जीक्यूशन हो जाता है। एक साइकिल में तभी एग्जीक्यूशन पॉसिबल है अगर ऑपरेशन विल बी हैपनिंग ओनली विद द रजिस्टर ओनली। सो ये पॉइंट बताना जरूरी है। आप एक साइकिल बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। सो वो पॉइंट है, लेकिन वो एक साइकिल पॉसिबल कैसे? बिकॉज ऑफ the operation is only with the register only. It is not happening with the memory. अगर मेमोरी से होता तो पहले क्या होता, उसका एड्रेस पहले फेच करना पड़ता, फेच करने के बाद उसका जो उसको एड्रेस बस पे डालना पड़ता, एड्रेस बस से फिर डेटा आइडेंटिफाई होने के बाद वो MBR रजिस्टर में आता, MBR रजिस्टर में आने के बाद उसको फिर आप नॉर्मल रजिस्टर में डालते। तो ये 3 से 4 साइकिल आपको लगता है एक डेटा को फेच करने के लिए। So that is why the execution will be much faster in case of RISC processor. तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पे हमने कुछ देखा था। So because of execution is faster, decoding is faster, and fetching is faster. The pipelining that we see in CISC will be a bubbled pipeline, whereas in the case of RISC, it will be called as which pipelining? True pipeline. True pipeline. So जो pipelining है, जो pipelining हम करते किस लिए? ताकि आपका प्रोसेसर फास्टर हो जाए। जो पाइपलाइनिंग आप RISC से अचीव कर पाते हो वो बहुत बेहतरीन अचीव कर पाते हो, बहुत एफिशिएंट पाइपलाइनिंग आप अचीव कर पाते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज अलाइंड। ओके, योर फेचिंग विल टेक 1 साइकिल, योर एग्जीक्यूशन विल टेक ओनली 1 साइकिल, योर डिकोडिंग विल टेक 1 साइकिल। सो एग्जैक्टली 1 साइकिल के अंदर आपका पूरा का पूरा 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ वर्क कर रहा होता है। सो दैट इज व्हाई यू आर एबल टू अचीव दैट 3 times the speed, whereas in the case of 8086 ये चीज आप अचीव नहीं कर पाते, या CISC में आप ये चीज आप अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है फेचिंग के लिए ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है एग्जीक्यूशन के लिए ज्यादा टाइम लग जाए, या हो सकता है कभी कभी डिकोडिंग में ज्यादा टाइम लग जाए। तो उसकी वजह से अगर कोई भी एक स्टेप में अगर आपका ज्यादा टाइम लग जाता है तो नेचुरली वो बाकी सिस्टम को स्लोअर कर देता है। So that is why the pipelining that you achieve in case of RISC is always a true pipelining, whereas in the case of CISC you achieve a pipelining which is a bubbled pipeline. Okay, so that is one of the most important point of the difference between CISC and RISC. So I hope this difference was clear. Next we have looked into the design matrix of embedded system, यानी embedded system को बनाने के लिए कुछ खास चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो कुछ खास चीजों पे हमने डिस्कस किया था। दो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछ लिया था इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा है। एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स, एप्लीकेशन बहुत सारे हमने देखे थे, कुछ अलग स्लाइड के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया था, जो मैंने आपके क्लासरूम जो गूगल क्लासरूम है उस पर भी हमने डाल दिया था, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फर्स्ट मॉड्यूल बेसिकली। ओके, एक और टॉपिक है जो यहाँ पे नहीं है, विच इज द कैटेगरी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ओके, सो एम्बेडेड सिस्टम जो है वो 2 हिस्से में डिवाइड होती है। इट इज divided on the basis of 2 different categories, 2 different ways of dividing them. The first one is on the basis of the performance, and the second one is on the basis of the performance of the microcontroller. ये 2 basis पे आप basically embedded system को divide करते हो। Okay, so वो again that is provided in the PPT, so you can look into the PPT. 2 लाइन का आपका कुछ theory है, वो आपको सिर्फ पढ़ना है, hardly 2 टाइम मतलब 10 मिनट लगेगा पूरे चीज को समझने के लिए। ओके, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस मॉड्यूल से, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। मेरे ख्याल से आपने बनाया भी होगा साथ में। सबसे पहला, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RISC एंड CISC। ओके, दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड इज
what are the categories of embedded system? Okay, वो आपको important है. What are the categories of embedded system and application of embedded system? It is again important question. तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया. उसके अलावा चौथा, the important question is write short note on SoC. Okay, so what is the full form of SoC? System on chip. System on chip. System on chip. Okay, so system on chip का भी जो नोट है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप उसको वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं. Right, so this is what all related to first model that we have covered. It has to be covered in 5 hours, but we have covered it pretty sooner. So like this is like third या fourth, this is like my 5th lecture I think. So पहला lecture तो आपका prerequisite में चला गया था, तो हमने लगभग 4 घंटे में, almost 3.5 घंटे में इस पूरे मॉड्यूल को कवर कर लिया. So we are pretty much on the line, okay, on the schedule. So we'll try to cover the next module. So next module को जिन्होंने book बनाया है, please start with the next module. So next module का जो title है, we'll just open the next module. Start with the next module. So next module का जो title है, please make a note of the next module. The next module is called as the microcontroller architecture and programming of 8051. Okay, so this is one of the most biggest module. Okay, and I think it would be covered till August. It will take full whole month. Okay, in order to cover this module. So the time allocated to this particular module is 14 hours, and maximum जो marks होगा आपका like 30 to 40 marks. यानी अगर सिर्फ ये मॉडल भी अगर आप पढ़ के जाए तो अच्छे से, तो भी आप पास होने के लिए कैपेबल. सिर्फ ये मॉडल भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो हाँ, मतलब रिस्क है, वो अलग बात है कि अगर बाई चांस नहीं आया उसमें से 40 मार्क का या 50 मार्क का, अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो आप फेल हो सकते हैं. लेकिन ये मॉड्यूल केपेबल इनफ है कि अगर आपको एक तरीके से पूरा मतलब पास होने के लिए या स्कोर करने के लिए कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो ये मॉड्यूल को आप स्किप नहीं कर सकते. ओके, स्किप कर दिए तो आप फेल हो जाओगे, गारंटी है, तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ. So do not try to skip this particular module. It is one of the most important module. Okay, so we'll start with the microcontroller architecture, and specifically एक microcontroller की बात की जाएगी. उस microcontroller का number क्या है? What is the IC number for that? 8051. Okay. So in the previous semester we have covered the specific processor called as 8086. It is the same family का microcontroller है जिसका नाम है 8051. So this is like 50 years old कंट्रोलर. ओके, 40-50 साल पुराना. मेरे ख्याल से 1965-67 में ये माइक्रो कंट्रोलर बना था, तो ऑलमोस्ट 40-45 साल हो चुका है इस माइक्रो कंट्रोलर को. दो जितने भी मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर है, इवन योर आर्म जो है वो लगभग इसी थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर पे बना हुआ है. सो ज्यादातर जितने भी माइक्रो कंट्रोलर आज तक जो माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं वो ज्यादातर 8051 पे होते हैं, और ज्यादातर 8051 भी जो है इसकी जो फैमिली है ये अभी भी ऐसा नहीं कि ये खत्म हो चुका है. इट इज स्टिल इन यूज, दो इसका थोड़ा मॉडर्न वर्जन है जो आपका रिमोट कंट्रोलर के अंदर यूज होता है. ओके, सो ऐसा नहीं कि इट इज बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड या इसको खत्म कर दिया गया और इसके ऊपर कोई दूसरा आ चुका है. हाँ, थोड़ा मॉडर्न इसको वर्किंग या थोड़ा आर्किटेक्चर को थोड़ा मॉडर्न बनाया गया है, लेकिन हाँ लगभग पूरा वर्किंग इज सिमिलर एज दैट ऑफ 8051. जो आपके जितने भी मॉडर्न रिमोट कंट्रोलर है सब में लगभग ये माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 8051. ओके, सो फॉर स्टार्टिंग 8051 आई विल जस्ट गो टू all of you, what you need to do is write down the title as 8051 and draw this diagram. Okay, draw the diagram of the microcontroller का जो diagram था ना आपका पुराना वाला, वो diagram draw करो. Okay, just draw this diagram. Okay, are you able to view my screen, right? दिख रहा है ना आपको? Yes. Yes, Okay. sir. So try to draw this diagram. Okay, try to draw this diagram. So दिस इज नथिंग बट 8051 के चिप पे क्या क्या होना चाहिए वो ये बनाने की कोशिश की जा रही है. ओके, सो आई विल जस्ट ट्राई टू ड्रॉ विथ यू गाइस एज वेल. सो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. सो सबसे पहले एक चिप होगा, एक मदरबोर्ड होगा. ओके, उस चिप पे 8051 के चिप पे सबसे पहले क्या होगा, एक इंटरनल प्रोसेसर होगा. ओके, सो 8051 हैज अ इंटरनल प्रोसेसर. ओके, उसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर में और क्या होता है? What does microcontroller have apart from processor? RAM and ROM. RAM and ROM. Okay, so it has got a RAM, it has got a ROM. Okay, so I've got a RAM, I've got a ROM, then I've got IO device and memory. IO devices, IO devices, and I've got a timer/counter circuit. बराबर ना, मोटे मोटे तौर पे यही है ना. और इसका नाम मैं दे दूंगा
Instead of mu p, I'll be using mu c. It will be called as mu c 8051. ओके अब इसके फीचर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फीचर्स क्या क्या है? अगर जैसे मैं आपसे पूछूं 8086 का फीचर क्या था, तो फीचर सबसे पहले 8086 का क्या था, उसका जो प्रोसेसर है वो कितने बिट का था? 16 बिट का। तो सिमिलरली 8051 पे जो प्रोसेसर होगा आपका, इट वुड बी ऑफ 8 बिट। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अगर डायग्राम बनाना हो डायग्राम में लिखते चले जाओ, ज़्यादा आसान होगा आपको समझने के लिए और याद रखने के लिए। सो द प्रोसेसर विच 8051 हैज़, that processor is a 8-bit processor, okay, which means 8-bit का प्रोसेसर है, इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर जितने भी ALU होंगे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन होगा, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, वो कितने बिट का होगा? ऑपरेशन, ऑल द ऑपरेशन विल बी ऑफ हाउ मेनी बिट? 8 bit. 8 बिट। ओके, सो 8 बिट का उसके ज्यादातर ऑपरेशन होंगे। रजिस्टर कितने बिट का होगा? 8 bit. 8 बिट का। ओके, सो ये सारी चीजें 8 बिट की होगी। ओके, सो यू कैन राइट डाउन इन योर बुक the processor supported, or the internal processor given in 8051 is a 8-bit processor, which suggests that the arithmetic logical unit or the arithmetic logical operation that is being performed, it has been performed on a 8-bit data. Okay, 8-bit processor suggests that the arithmetic and logical operation which is being performed is performed on a 8-bit data. Second, all the registers which are there in 8051 are generally of 8-bit in size. All the registers which are there in 8051 are generally of 8-bit in size. Okay, ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, what is the first point? The first point is the size or the processor is of 8-bit in size. Okay, is of 8-bit size. This is the first feature. Okay, इसके अंदर दो पॉइंट मैंने बता दिया आपको, वो ALU भी 8 बिट का होगा और रजिस्टर भी 8 बिट का होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ऐसा नहीं है कि ये 3 पॉइंट बन जाएगा, ये एक ही पॉइंट ही रहेगा। ओके, सो कई बार ऐसा करते हैं बच्चे की, मतलब आप लोग में से कई बार ऐसा करते हैं आप लोग कि आप ALU पे भी वही डाल दोगे, वही पॉइंट रजिस्टर में डाल दोगे, ऐसे करते करते आप पॉइंट बढ़ा दोगे। तो ऐसा पॉइंट नहीं बढ़ता है। पॉइंट इज जस्ट दैट कि इट इज अ 8 बिट प्रोसेसर। 8 बिट प्रोसेसर का मतलब ही हो जाता है कि ALU 8 बिट का होगा और रजिस्टर 8 बिट का होगा। सो यू डोंट हैव टू राइट अ सेपरेट कोड फॉर दैट। ओके, next is the RAM. Okay, so RAM is also called as data memory or program memory? Data memory. Data memory. So write down the next property कि data memory यानी RAM की जो size है, okay, the size of the RAM. What was the size of memory of 8086? Does anybody remember size of the memory of 8086? 1 MB. 1 MB. The size of the memory was 1 MB. Over here, the size of the RAM will be 128 byte. Okay, size of the RAM will be 128 byte. Okay, just write down that point. यानी आपके पास 128 बाइट ही है जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। ओके, एंड ROM also called as program memory. प्रोग्राम मेमोरी की जो साइज है दैट इज 4 किलोबाइट। 4 kilobyte. Okay, so we have got two set of memory. One is called as a RAM, other is called as a ROM. Okay, and also remember that these memory that we are talking about, RAM और ROM, ये दोनों क्या है? इंटरनल मेमोरी है। ओके, these are called as internal memory. यहाँ पे भी इंटरनल है, यहाँ पे भी इंटरनल है, यानी ये चिप पे ही होगा। So अगर इंटरनल समझना है, यानी जैसे अगर आपके मोबाइल अगर आप खरीदते हो तो मोबाइल के अंदर यू हैव गॉट इंटरनल रैम एंड इंटरनल रॉम, राइट? सो 8 GB इंटरनल रैम, ओके, या आपका इंटरनल मेमोरी आपकी होती है विच इज लाइक 64 GB या 128 GB। उसके अलावा कई बार एक्सटर्नल मेमोरी भी सपोर्ट करता है। यू कैन एक्सटेंड द एक्सटर्नल मेमोरी। कुछ एक लिमिट होती है, जैसे कि 512 GB तक आप सपोर्ट कर सकते हो या 256 GB तक आप सपोर्ट कर सकते हो एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए। SD कार्ड डालने का आपको ऑप्शन होता है। ओके, नॉट विद ऑल द मोबाइल फोन्स, एप्पल में नहीं होता है या OnePlus में नहीं होता है, बट जनरली ज़्यादातर मोबाइल में आपको ये फीचर होता है। ओके, सिमिलरली वो हियर मेमोरी जो है वो दो टाइप की होगी, एक होगी इंटरनल मेमोरी और दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। सो आई कैन कनेक्ट एक्सटर्नल मेमोरी एज वेल। ओके, सो आई विल बी हैविंग एक्सटर्नल रैम, आई विल बी हैविंग एक्सटर्नल रोम एज वेल। सो ये पॉइंट आगे का है लेकिन फिर भी आप याद रखो। सो हम जो लिख रहे हैं रैम और रोम का जो साइज बता रहे थे आपको,
वो जो साइज था वो किसका था, इंटरनल रैम की बात चल रही थी। एक्सटर्नल रैम और एक्सटर्नल रैम की साइज मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इंटरनल रैम की जो साइज है वो साइज है 128 बाइट की, और एक्सटर्नल इंटरनल रोम की जो साइज है वो साइज है 4 KB की। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes. सो आपको लगेगा यार सर ये इतना 128 बाइट इतना बड़ा, इतना बहुत बड़ी मेमोरी दे रही है यार, इसमें तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको लगेगा। नहीं, लेकिन इससे बहुत कुछ काम हो सकता है, क्योंकि जो हम जनरली 8051 जो है वो जनरली हम यूज करते हैं बहुत छोटे से डिवाइस में। ओके, ओवन में, कंट्रोलर, बेसिकली आपका जो ब्लूटूथ का जो हेडफोन है उसके अंदर, आपका जो रिमोट कंट्रोलर है उसके अंदर। सो एक रिमोट कंट्रोलर अगर आपका मान लो, वो रिमोट कंट्रोलर के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपका एसी का रिमोट कंट्रोलर अगर आप सबने देखा होगा, उस एसी के रिमोट कंट्रोलर में क्या क्या होता है? व्हाट वी हैव इन अ एसी रिमोट कंट्रोलर, वी हैव अ एलसीडी स्क्रीन, राइट? एक स्क्रीन होता है, रहता है ना स्क्रीन, Yes. जहाँ पे टेम्परेचर होता है, उसके अलावा कुछ बटन्स होती हैं, ओके, कुछ मोड्स के लिए, और एक टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने का बटन होता है। ओके, सो ऐसा कुछ रिमोट होता है आपका। सो बेसिकली इसके अंदर, इस रिमोट के अंदर विच हैज अ माइक्रो कंट्रोलर इनटू इट, उस रिमोट के अंदर डेटा क्या क्या होगा, व्हाट विल बी डिफरेंट डेटा दैट वुड बी स्टोर्ड इनटू दैट रिमोट कंट्रोलर। उस रिमोट कंट्रोलर के अंदर डेटा क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो बता सकते हैं? I can store what data into the remote controller? The data that is stored are generally temperature, Mode. टेम्परेचर किस टेम्परेचर में आप डाल रहे हो, मोड कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद Timer. जो आपका फैन है वो फैन Timer. किस स्पीड में आप डाल रहे हो, टाइमर आपका, और आपका बेसिकली फ्लैप, फ्लैप आपको बंद करना है चालू करना है। तो बेसिकली ये, इससे ज्यादा डेटा तो नहीं होगा ना आपका, आपको थोड़ी ना अंदर गाना डालना है या मूवी डालनी है उस रिमोट के अंदर। अगर होता तो बहुत अच्छी बात होती, बट वो फिर रिमोट बहुत महंगा हो जाता। बट जनरली इतने ही आपके डेटा है। सो इतने डेटा के लिए मान लो अगर आपको टेम्परेचर स्टोर करना है, तो टेम्परेचर जनरली कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? इट जनरली वेरीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस से लेके 16 या 15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है आपका टेम्परेचर, बराबर ना? सो बेसिकली 2 डिजिट के नंबर को अगर आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो मैक्स आप 8 बिट यानी 1 बाइट के अंदर आप टेम्परेचर को स्टोर कर लोगे। 1 बाइट के अंदर आप बेसिकली मोड को स्टोर कर लोगे, फैन के लिए भी आप 1 बाइट के अंदर स्टोर कर लोगे, टाइम के लिए भी आप 1 बाइट के अंदर स्टोर कर लोगे, फ्लैप के लिए भी, यानी बेसिकली 5 बाइट के अंदर आपका पूरा डेटा खत्म हो गया। फिर भी आपको माइक्रो कंट्रोलर आपको कितना स्पेस दे रहा है डेटा स्टोर करने के लिए? 8051 कितना स्पेस दे रहा है? 128 बाइट, विच इज वेरी ह्यूज। ओके, सो ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है जिस जगह यूज होता है वहां पे डेटा ही कम है, इसके लिए जानबूझ के जगह ये चीजें कम दी जाती है। ओके, सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट दिस इज मोर देन एनफ, इट इज मोर देन एनफ। ओके, सिमिलरली अगर हम प्रोग्राम मेमोरी की बात करें, प्रोग्राम मेमोरी के अंदर 4 किलोबाइट्स दी जाती है आपको, 4 किलोबाइट्स दी जाती है इसके अंदर। सो नॉर्मली 8051 के अंदर, अगर आपको याद होगा 8086 के अंदर जो आपका साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरली फॉल्स फ्रॉम 1, कितना साइज होता है उसका? 1 to 6, 1 to 6 bytes. Okay, in case of 8051, just write down this point as well. Okay, it is also one of the feature. In 8051, the size of the instruction is generally lies from 1 to 3 byte. Size of the instruction is generally between 1 to 3 byte. So 1 byte होगा, 2 byte हो सकता है, 3 byte हो सकता है। Okay, so अगर ये size variable है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेसर होगा? RISC या CISC? CISC. CISC. Okay, so though it is a microcontroller, it is generally it falls in the CISC category, because CISC उस वक्त आया ही नहीं था, because this processor, this controller was built in like 1960s में। Okay, so that is why उस दौर में CISC का कंसेप्ट ही, RISC का कंसेप्ट ही नहीं आया था। उस टाइम पे सारे के सारे चीजें CISC बेसिस पे ही चल रहे थे। ओके, सो जब ARM आया उस वक्त RISC का कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद से आपके जितने भी माइक्रो कंट्रोलर है वो ज्यादातर RISC फिलॉसफी पे वर्क करते हैं। सो जो आपका इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है दैट इज जनरली बिटवीन जनरली वेरिएबल एंड इट लाइज बिटवीन 1 बाइट टू 3 बाइट। सो ऑन एन एवरेज अगर पकड़ा जाए तो कितना होगा? 2 बाइट होगा, बराबर ना? जनरली अगर एक मैं एवरेज निकालूं तो एक इंस्ट्रक्शन का साइज होगा 2 बाइट्स। इसका मतलब अगर 4 KB है, यानी 4000 इंस्ट्रक्शन, यानी 4000 जगह है जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। सो 2 बाइट अगर एक इंस्ट्रक्शन को लग रहा है,
तो यानी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन कितने स्टोर कर सकता हूँ मैं? ऑन एन एवरेज आई कैन स्टोर रफली अराउंड 2000 इंस्ट्रक्शन इनटू 4 KB। समझ में आया आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? जो प्रोग्राम Yes, मेमोरी sir. है, प्रोग्राम मेमोरी है, उस प्रोग्राम मेमोरी के अंदर 4 किलोबाइट लोकेशंस है, यानी एक टोटल लोकेशंस कितने? 4 किलो लोकेशंस है, और हर एक लोकेशन पे 1 बाइट डेटा स्टोर होगा। ओके, सो मेरा एक इंस्ट्रक्शन जो है वो रफली एवरेज अगर मैं पकड़ूं तो लगभग 2 बाइट ले रहा है जगह। सो 4 KB में कितने रफली एवरेज कितने हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन? कितने इंस्ट्रक्शन को जगह दे सकता है? इट इज 2 रफली KB. या इट इज रफली अराउंड 2 KB, नहीं KB तो साइज हो जाएगा, इट इज रफली 2K बेसिकली, 2000। सो 2000 इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर सकता है। So 2000 instruction is again a very large instruction. So instruction मतलब basically आप AC से क्या क्या इंस्ट्रक्शन कराते हो? What are the instruction that you generally do? आप इंस्ट्रक्शन कराते हो बेसिकली जो भी आप की प्रेस करते हो On, off. ऑन ऑफ, यानी जो भी आप की प्रेस कर रहे हो वो की को आइडेंटिफाई करना चाहिए बेसिकली। अगर आप ऑन करें तो ऑन होना चाहिए, ऑफ करें तो ऑन होना चाहिए, टेम्परेचर दबा रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, घटा रहे तो घटना चाहिए। तो बेसिकली जो रिमोट है, वन सेकेंड ना, जो रिमोट है आपका, वो रिमोट का की जो आप प्रेस कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, बराबर ना? सो की प्रेस करने के लिए आपका एक कोडिंग जो है वो हम लोग देखेंगे आपका मॉड्यूल नंबर 3 में, ओके, विच इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स कीबोर्ड। यानी कोई भी की आपकी प्रेस हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए कुछ कोड होगा। उस कोड को लिखने के लिए कम से कम 50-60 लाइन का कोड होता है। ओके, सो लगभग 60 इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका की प्रेस आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, यानी कोई भी बटन आपको प्रेस करना है वो आइडेंटिफिकेशन आपका 60 लाइन के अंदर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको बेसिकली एलसीडी के साथ आपका इंटरफेसिंग होना चाहिए। ये भी इंटरफेसिंग हम देखेंगे। इसके लिए आपको लगभग 40 लाइन का इंस्ट्रक्शन होता है, तो इसके लिए 40 लाइन का हो गया। सिमिलरली आपको इंटरफेस यानी सीरियल, ये जो आपका IR ब्लास्टर आगे कनेक्टेड होता है, इससे आपको सीरियल कम्युनिकेशन करना होता है। ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आपको लगभग वापस से 40 लाइन का कोड लिखना होता है। सो लगभग 140 लाइन का कोड हो गया, और साथ में कुछ मोड्स के आपको लिखना होता है। रफली लगभग आपका आराम से 200 इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा एक रिमोट कंट्रोल। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी 4 KB साइज बहुत बड़ी दे दी गई है, लेकिन आप चाहो तो इसको आप अगर जरूरत पड़े, अगर बाई चांस फ्यूचर में, तो भी आप एक्सटर्नल कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इंटरनल ही मोर देन सफिशिएंट है। तो भले यहाँ पे पेपर पे कम दिख रहा है साइज, लेकिन इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर हाई एंड डिवाइसेस आल्सो। तो अगर आप इवन माइक्रोवेव ओवन की भी बात करें तो वहां पे भी एक काफी बड़ी साइज है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, फाइन। सो ये कुछ फीचर है। उसके अलावा द नेक्स्ट फीचर दैट इज सपोर्टेड बाय 8086 इज इट हैज 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। राइट डाउन द नेक्स्ट फीचर, इट हैज 8051 सपोर्ट्स 4 input output ports. 8051 has 4 input output ports. It has 4 input output ports, each having 8 lines into it. Each having 8 lines into it. So यानी ये पोर्ट P0 है, this is P1, this is P2, this is P3. I've got 4 ports. Each port has 8 lines into it. Okay, सबके अंदर 8 lines होंगे. Okay, each port has 8 lines into it. So ये वाला जो line होगा, it will be called as P0.0, P0.1, P0.2, ऐसा करके P0.7 तक होगा। वैसे P1 में क्या होगा? P1.0, P1.1, P1.2, P1.3 कहाँ तक होगा? P1.7। सिमिलर P2 पे क्या होगा? P2.0, P2.2, P2.3 कहाँ तक होगा? P2.7। सिमिलर P3 में क्या होगा? P3.0 से P3.7 तक होगा। So what you have to write down in feature, 8051 has 4 ports. 8051 has 4 ports which are P0 to P3, and each port has 8 bits or 8 lines associated to it. Each port has 8 bits or 8 lines associated with it, and each lines are bit addressable, and each line are bit addressable. ये point क्या है बताता हूँ मैं आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बताता हूँ मैं आपको, जब पोर्ट्स में हम जाएंगे। पिछला वाला एक बार लाइन फिर से रिपीट करो ना सर। ओके, आई विल रिपीट अगेन। 8051 supports 4 ports which are
P0 to P3, which are P0 to P3. Each ports has 8 lines associated with it or 8 bits associated with it. Each lines has 8 ports, 8 bits or 8 lines associated with it, which are each bit addressable. So अगर आपको ये पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ हर टाइम अलग हो रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया पीपीटी में, जो आपसे शेयर कर दूंगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे मेरे ख्याल से शेयर किया होगा। ओके, यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, डायग्राम वही आप देखो। सो 8051 इज अ 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर, ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। माइक्रोकंट्रोलर इज जनरली अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बिल्ट ऑन अ सिंगल चिप। ये तो आपको पता है माइक्रोकंट्रोलर क्या होता है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्रोसेसर होगा, रैम होगा, रोम होगा, सीरियल पोर्ट होगा, पैरेलल पोर्ट होगा, इंटरप्ट लॉजिक, टाइमर, ऑन चिप, ये सब चीज एक चिप पे होगा। ओके, उसके बाद ये आपका कॉस्ट बचाता है, पावर कंजप्शन बचाता है। ओके, ये सब चीज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहाँ से आपका प्रॉपर्टी चालू होता है। तो इट इज अ 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर, ये हमने देख लिया। इसका मतलब उसके अंदर ALU कितने बिट का होगा, 8 बिट। 8 bit. ओके, इसका मतलब सारे के सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होंगे वो 8 बिट के डेटा पे होंगे। सो दैट इज बीन एक्सप्लेन ओवर हियर। देन नेक्स्ट इज ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं देखा था, उसके बाद हम लोग सीधा आया कि रैम और रोम पे आ गए थे। रैम का साइज हमने कितना लिखा, 128 बाइट, और रोम का साइज हमने कितना लिखा, 4 KB। ओके, प्लस फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स दिस स्पेस इज 4 KB, फॉर स्टोरिंग डेटा दिस स्पेस इज 128 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट हमने सीधा गए थे हम पोर्ट्स के ऊपर। पोर्ट्स कहाँ पे, पोर्ट्स, हाँ यहाँ पे द फर्स्ट पॉइंट। सो इट हैज गॉट, जो मैंने पॉइंट बोला था आपको, इट द 8051 हैज 4 8 बिट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ओके, तो यही पॉइंट हमने वहां पे लिखा है। 8051 supports 4 ports which are P0, P1, P2, P3. These ports are either 8 bits or it has 8 lines into it which are bidirectional. मैंने डायग्राम पे दो एरो, दोनों तरफ एरो बनाया था, which means it is a bidirectional input output ports. Okay, और ये पोर्ट्स किस लिए यूज करते हो, ताकि आप इंटरफेस कर सको इनपुट आउटपुट को। तो बेसिकली अगर आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड उससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको LCD कनेक्ट करना है, आप उससे बड़े आसानी से उस पोर्ट से आप LCD कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई एक्सटर्नल कुछ भी कोई कंपोनेंट अगर आपको करना है, कोई DC मोटर कनेक्ट करना है, आप वहां से DC मोटर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको A to D कन्वर्टर कनेक्ट करना है, वो आप कनेक्ट कर सकते हो। D to A कन्वर्टर कनेक्ट करना है, वो आप आराम से कर सकते हो। 8255 PPI करके एक चिप है, उसको कनेक्ट करना है, वो आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे पोर्ट्स बेसिकली आप कोई भी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, बेसिकली एक्सटर्नल डिवाइसेस को आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये आपको 4 डिफरेंट पोर्ट्स है, तो आप 4 डिफरेंट पोर्ट्स पे आप कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, दूसरा एक तरीका है, अगर आपको मान लो अगर LED कनेक्ट करना है, तो ये LED को आप क्या करोगे, कोई भी पोर्ट से, फॉर एग्जांपल आपके पास 8 LEDs है। ओके, तो ये 8 LEDs को आप जनरली क्या करोगे, ये 8 LEDs को आप क्या करोगे, इस पोर्ट के अंदर आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ओके, सो लेट्स से मेरे पास 8 LED है, मैंने 8 LED को इससे P0 से कनेक्ट कर लिया। सो अगर मान लो मेरे को लास्ट वाली LED को जलानी है, बाकी सबको ऑफ करनी है, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट डेटा आई हैव टू पास इनटू P0? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं आपको? आई नीड टू पास ओनली करंट ऑन वन ऑफ दिस बिट विच इज द लास्ट बिट, यानी लास्ट वाले LED को मेरे को ग्लो कराना है, बाकी सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। तो सबको ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 1। सो क्या मुझे पास करना पड़ेगा P0 पे, 7 zeros and 1 1, सो इट विल बी 0 1 H, बराबर ना। 0 1 H अगर मैं डेटा पास करूंगा P0 पे, तो बेसिकली क्या करेगा, लास्ट वाली जो LED है उसको ग्लो करेगा, बराबर। अगर मैं 0 2 H पास करूंगा तो क्या करेगा, सेकंड LED को ग्लो करेगा, बराबर ना, बराबर। अगर मैं यही 0 1 H को मैंने मान लो मैंने पास किया और इसको मैंने रोटेट कर दिया, एवरी टाइम इट इज रोटेटिंग बेसिकली, बराबर ना। सो वो पहले लास्ट बिट में था, अब वो 1 यहाँ पे आ गया, अगली बार 1 इधर आ गया, फिर अगली बार 1 इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, पहला LED बल्ब जलेगा, उसके बाद वाला फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड बल्ब जलेगा, फिर थर्ड जलेगा, फिर फोर्थ जलेगा, फिर फिफ्थ जलेगा, फिर सिक्स्थ जलेगा। तो एक वेव वाला इफेक्ट आपको दिखेगा। तो LED आपका पहला जलेगा, फिर अगली बार दूसरा जलेगा, फिर तीसरा जलेगा। फिर जनरली आप जब आप दिवाली में या ईद में जनरली जो आप LED की जो आप घर में जो आप LED लगाते हो,
उसके अंदर का जो प्रोग्रामिंग होता है, जिसके अंदर आपको वेव वाला इफेक्ट देखने को मिलता है एलईडी पे, तो वेव इफेक्ट का जो कंट्रोल है वो आप माइक्रो कंट्रोलर से लेते हो। तो उसके अंदर भी जो 8051 है उसके थ्रू आप पोर्ट पे, रिस्पेक्टिव पोर्ट पे आप वही बिट को ग्लो कराते हो। ओके, वही एलईडी पे आप ग्लो कराते हो। वो ग्लो कराने के लिए आप उसके लिए प्रोग्राम लिखते हो। तो जनरली दिस बेसिक प्रोग्राम इज यू जस्ट हैव टू रोटेट। आप वन बिट डाल दो और उस बिट को रोटेट करते चालू करो। तो जब जब वो बिट जिस एलईडी पे जाएगा वो वाला बिट जल जाएगा और बाकी वाला ऑफ हो जाएगा। इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑफ वेव इफेक्ट्स। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो ये पोर्ट पे आप एलईडी कनेक्ट कर सकते हो। ये पोर्ट पे अगर आप चाहो तो आप एक पोर्ट पे मान लो मैंने एक 8 बिट का कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया। ओके, 8 बिट यानी उसके अंदर 8 कीज ही है। ओके, ये 8 की से मैंने कनेक्ट किया। दूसरे पोर्ट पे मैंने उसी से इंटरफेस करते हुए एक एलईडी कनेक्ट कर दिया। यानी यहाँ पे कीबोर्ड पे मैं 1 बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे एलईडी 1 जल रहा है। कीबोर्ड पे 2 प्रेस कर रहा तो वहाँ पे एलईडी 2 प्रेस हो रहा है। कीबोर्ड पे 3 प्रेस कर रहा तो एलईडी 3, यानी पोर्ट 1 पे थर्ड वाला एलईडी चल रहा है। पोर्ट 0 पे अगर मैं 4th की को प्रेस कर रहा हूँ तो पोर्ट 1 पे 4th वाला एलईडी चल रहा है। और सिमिलरली पोर्ट 2 पे मैं एक साउंड बॉक्स कनेक्ट कर सकता हूँ। साउंड बॉक्स कनेक्ट करने से क्या होगा, अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो एक अलग आवाज आएगी, 2 प्रेस करूंगा तो अलग आवाज आएगी, 3 प्रेस किया तो एक अलग आवाज आएगी। तो बेसिकली आई कैन कनेक्ट स्मॉल पियानो, बेसिकली पियानो लाइक एक मैं छोटा सा कंपोनेंट बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ 8051। तो 3 पोर्ट पे, एक पोर्ट पे मैंने कीबोर्ड कनेक्ट किया, एक पोर्ट पे मैंने एलईडी कनेक्ट किया और एक पोर्ट पे मैंने साउंड बॉक्स कनेक्ट कर दिया। तो छोटे छोटे से एप्लीकेशन या छोटे छोटे से आप डिवाइस इसको बड़े आसानी से यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाई 8051 हैज गिवन यू 4 डिफरेंट पोर्ट्स। इज इट क्लियर? इज इट पॉइंट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट फीचर जो हम देखने जाएंगे इज अबाउट द साइज ऑफ द डेटाबेस। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। द साइज ऑफ द डेटाबेस सपोर्टेड बाय 8051, the size of the database supported by 8051 is 8 bit. So 8 bit का डेटाबेस आपको मिलेगा 8051 में। 8086 में कितना था डेटाबेस का साइज? कितना था? 16. Okay, next point, the size of the address bus. The size of address bus is 16 bit. The size of address bus is 16 bit. Okay, it is one of the most important point. इस पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे आगे, तो आपको बताना है आगे, ठीक है? Size of the address bus is 16 bit. In case of 8051, 8086 कितना था? 20. Okay, 20. So ये point लगभग cover हो गया है. Next, it has a serial port. It has a serial port for long communication. It has a serial port for long communication. It has a serial port for long communication. तो serial port अगर आपको दिखाना है, so please draw a serial port over here. Okay, draw a serial port. Okay, don't use a double line, just use a single line. Okay, मैं गलती से double line बना दिया। एक serial port के लिए हमेशा आप single line दिखाते हो। Okay, so serial port communication है which can be represented with the help of RxD/TXT, transmit and receive of data. तो ये एक लाइन बना दो आप वहां पे अपने डायग्राम में। ओके, सो पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए वी हैव गॉट 4 पोर्ट्स, लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो भी आपको सपोर्ट है 8051 में। ओके, सो 8051 हेल्प्स यू फॉर सीरियल कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट गिवन टू यू। ओके, सो वो सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन कौन सा है? RxD एंड TXT। ये क्या होता है वो आप आगे डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है उसको समझने के लिए, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। अगर आपका डिवाइस ऐसा है जहाँ पे डेटा फास्ट आपको भेजना है, तो फास्ट भेजने के लिए आप एक ही टाइम पे मल्टीपल लाइंस पे डेटा रखें। यानी अगर आपको 8 बिट एक साथ भेजना है तो 8 बिट के लिए आप क्या करोगे, कोई भी एक पोर्ट यूज कर लोगे P0 और पूरा 8 बिट एक साथ रख के आप एक साथ भेज दोगे, बराबर ना? अगर डेटा अगर आपको स्लो, मतलब स्लो तो नहीं भेजना होता जनरली, लेकिन अगर आपको दूर भेजना है, ज्यादा दूरी पे, अगर 1 किलोमीटर दूर भेजना है, तो वो सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर का वायर लगाना पड़ेगा और ऐसे आपको 8 वायर लगाने पड़ेंगे, बराबर ना? तो बेसिकली आपको 8 किलोमीटर का वायर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप पैरेलली डेटा को ट्रांसमिट कर पाओगे। तो ये जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा आपका। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीरियल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, ये जो 8 बिट है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑल द 8 बिट्स ऑल टुगेदर एट अ सेम टाइम, आप एक ही वायर यूज करोगे,
1 किलोमीटर का, और उस 1 किलोमीटर के वायर पे एक एक बिट, एक एक टाइम पे, एक एक ट्रिगर के बाद एक एक बिट भेजना चालू करोगे। तो पहला एक बिट आएगा, फिर दूसरा बिट आएगा, फिर तीसरा बिट आएगा, फिर चौथा बिट, यानी 8 साइकिल लगेंगे उन बिट को रिसीव करने के लिए। तो आपका स्पीड तो स्लो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आपका ज्यादा सस्ता होगा। So that is being supported by 8051. Is the point clear to you? Yes, sir. So ये भी जो फीचर है 8051 आपको सपोर्ट करता है, यानी सीरियल कम्युनिकेशन अगर आपको करना है वो सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस बड़े आसानी से सस्ते में आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। ओके, और पैरेलल कम्युनिकेशन से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग कम्युनिकेशन अगर करना है तो आप सीरियल पोर्ट से कम्युनिकेट कर पाते हो। दैट इज द नेक्स्ट फीचर। उसके बाद the next important feature is it is called as, it has got two timers. It has got two timers which are T0 and T1, and these timers are 16-bit timers. Okay, the next feature is it has got two timers which are T0 and T1. It has got two timers which are T0 and T1, which are 16-bit timers. Okay, तो मेरे पास एक टाइमर है जिसका नाम है T0, एक टाइमर है जिसका नाम है T1, और दोनों कितने बिट का है? कितने बिट का टाइमर है? 16 बिट। तो अगर हेक्साडेसिमल में अगर मैं बोलूं तो ये क्या होगा? 0000, यानी कितने जीरो होंगे हेक्साडेसिमल में? 4। सो ये जो टाइमर है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0000, और कहां तक जाएगा? व्हाट वुड बी द लिमिट फॉर दिस? FF मतलब ये बेसिकली इतना नंबर को काउंट कर पाएगा। इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 0000, इट विल गो अप टिल FFFH, यानी इतना काउंटिंग कर पाएगा। यानी टोटल कितना काउंटिंग पॉसिबल है? हाउ मेनी काउंटिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ टाइमर ऑफ 16 बिट? यानी अगर एक बिट होता, एक बिट का अगर आपका टाइमर होता तो क्या काउंट करता? 0 या 1, यानी 2 ही काउंट कर पाता। 2 बिट का होता तो क्या काउंट करता? 00 01 10 11, यानी 0 1 2 3, बराबर ना? तो 4 काउंट कर पाता। 3 बिट का होता तो 8 काउंट कर पाता। 4 बिट का होता तो 2⁴ is 16 काउंट कर पाता। 16। और अगर 16 बिट का होता तो कितना काउंट कर पाता? 2⁻16 is equal to 65,536। ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ये नंबर याद रखो, बहुत काम में आने वाला है। 8086 में भी काम में आएगा, 8051 में भी काम आने वाला है। ओके, तो 65,536 इज द टोटल काउंट दैट इज सपोर्टेड बाय अ टाइमर। यानी अगर आपको 65,536 काउंट करवाना है, इतना डिले करवाना है, दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ टाइमर। ओके, सो ऐसे मेरे पास दो टाइमर है, एक टाइमर T0 बोला जाता है, एक टाइमर को T1 बोला जाता है, और दोनों टाइमर का जो बिट है वो 16 बिट का टाइमर उसको दिया जाता है। एक और यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इट इज अ अप काउंटर। ओके, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अप काउंटर। सो 8051 में जो काउंटर है दैट इज अप काउंटर। अप काउंटर मतलब क्या होता है? काउंटर दो टाइप के होता है, एक को बोलते हैं अप काउंटर, और दूसरा काउंटर कौन सा होता है? द अदर अपोजिट ऑफ अप इज डाउन। सो अप काउंटर डाउन काउंटर मतलब बेसिकली अगर आपका स्टार्ट इज फ्रॉम 0000, अगर अगला वाला 0001 होगा, सो बेसिकली यू आर गोइंग फ्रॉम 0, देन नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट, यानी बेसिकली आप अपवर्ड जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अप काउंटर। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, यानी बेसिकली आप FFFF से FFFE आ रहे हो, FFD आ रहे हो, FFFC आ रहे हो, अगर आप नीचे आ रहे हो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ डाउन काउंटर। ओके, सो ये दो तरीके से आप काउंटर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो ये जो काउंटर 8051 में यूज कर रहे हैं दैट आर जनरली अप काउंटर्स, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट कैन गो अप टू FFFF। ओके, सिमिलर जैसे आपका मिसाइल में होता है, मिसाइल में जो आपका टाइमर होता है वो जनरली डाउनवर्ड में होता है, राइट? सो आप देखोगे मिसाइल का जो काउंटडाउन होता है वो 10 9 8 7 एंड देन 1 पे आते वो फायर हो जाती है। तो वहां पे वो जनरली दे फॉलो द डाउन काउंटर्स। बहुत जगह पे इट इज बेसिकली बोथ हैज द सेम फंक्शनैलिटी, बट इट इज सिमिलर लाइक कि आपको क्या बेटर लगता है। आप अगर चाहो तो आप 8051 में भी डाउन काउंटर यूज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इट इज जनरली अप काउंटर। सो इट इज अप टू यू। सो आप जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में आप टाइमर को यूज कर सकते हो, उसको उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आप लेफ्टी अपने आप को समझते हो, ज्यादा प्रेफरेंस आप लेफ्टी, राइटिंग आपकी ज्यादा बेहतर आती है तो आप लेफ्ट फॉलो करते हो। राइट में अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब आती है तो आप जनरली लेफ्ट यूज करते हो। अगर किसी को राइट अच्छे लगता है तो वो राइट फॉलो करता है। इट इज अप टू द रिस्पेक्टिव प्रोग्रामर, वो जिस चाहे सिस्टम को उस हिसाब से काउंटर को सेट कर सकते हैं। इट इज अप टू देयर इजीनेस, लेकिन generally by default it is generally the up counter. So I hope the difference between up counter and down counter is clear to you. समझ में आया?
Yes, sir. Can anybody tell me what is the time right now? 52. Okay. So we'll just try to finish it up और खत्म करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा नहीं बचा है. Next is we have got it has got हाँ जो डिले है, जो टाइमर है, जो टाइमर की बात करें T0 T1, these timers are hardware timers. Okay, these are not software timers. So write down the next point. The timers supported in 8051 are hardware timers. The timers supported in 8051 are hardware timers. Okay. Next is it supports 5 different types of interrupts. It supports 5 different types of interrupts, which has 2 priority levels. It supports 5 different types of interrupts. It supports 2 different types of priority level. ये 5 interrupts कौन कौन से हैं अभी बता देता हूँ मैं आपको. TF0 TF1, उसके बाद INT0 INT1, उसके बाद TI और RI. ये क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है और गारंटीड 10 मार्क के इंटरप्ट के ऊपर. सो बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट को 8051 को सपोर्ट करता है और 2 प्रायोरिटी लेवल है, यानी 0 और 1 अगर आप देख रहे होगे. सो INT0 INT1, ओके, व्हिच इज इंटरप्ट 0 इंटरप्ट 1. अगर दोनों एक साथ इंटरप्ट आ गया तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा ज्यादा? Who has the highest priority? 0 or 1? 0. 0. Always remember in when we talk about embedded system, when we talk about processor, जिसका 0 नंबर होगा that has the highest priority always. Okay, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा. So whenever we have 0 and 1, always the priority is given to the 0. So whenever we have got 2 timers T0 T1, so priority हमेशा T0 को पहले दी जाती है, फिर T1 को दी जाती है. Okay, so वैसे इंटरप्ट के अंदर जितने भी आपके इंटरप्ट हैं वो सब 2 प्रायोरिटी लेवल पे होते हैं, वो 0 और 1 पे होते हैं. तो हमेशा अगर जो इंटरप्ट है वो अगर 0 पे अगर आ गया तो पहले प्रायोरिटी 0 को दी जाती है, अगर 1 पे आया एक साथ तो 1 को बाद में दी जाएगी. सो दैट इज व्हाट एक्सप्लेन ओवर हियर. नेक्स्ट इज 8051 has 2 power saving mode. One is called as idle mode, second is called as a power down mode. It is the next important point. 8051 has 2 power mode. One is called as idle mode, second one is called as a power down mode. Okay, उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इंटरनल रैम और इंटरनल रोम. इंटरनल रैम और रोम जो है आपका चिप पे होता है. अगर आपको एक्सटर्नल रैम और रोम कनेक्ट करना है तो आप बड़े आसानी से उसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको याद है एड्रेस बस कितने साइज का होगा? एड्रेस बस कितने साइज का है इसमें 8051 में? 16 बिट. डेटा बस इज 8 बिट, एड्रेस बस इज 16 बिट. 16 बिट है यानी कितने लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, कोई बता सकता है? हाउ मेनी यूनिक लोकेशन इट कैन आइडेंटिफाई? यानी हर एक लोकेशन 55,000, यानी हर एक लोकेशन के लिए 16 बिट का एड्रेस लग रहा है. सो 16 बिट का एड्रेस के लिए यानी टोटल कितने ऐसे लोकेशन होंगे? तो इट वुड बी 2:16 सच लोकेशंस. 2:16 लोकेशन यानी 2:10 into 2:6. अगर ये याद होगा आपको मेथड जो हम COA में यूज करते थे, 2:10 is called as 1 kilo locations. 1 kilo, 1K, बराबर ना? And this 2:6 is called as 64. तो टोटल कितना लोकेशन होगा इसके पास? It will have 64,000 locations. So 16 बिट का एड्रेस होने की वजह से मेरे को 64,000 लोकेशन को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. और हर एक लोकेशन पे कितने बिट का डेटा स्टोर होता है? हर एक लोकेशन पे कितने बिट का डेटा स्टोर करते हो? 8 बिट का. 8 bit. So the size of the external RAM would be, what would be the size of the external RAM? External RAM की साइज कितनी हो जाएगी? 64 KB. सिमिलरली आप एक्सटर्नल रोम को सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए भी 64 KB होगा. सो एक्सटर्नल रैम और रोम दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो और दोनों की साइज जो होगी आपकी वो 64 KB की होगी. ये 64 KB कहां से नंबर आया? इट इज नॉट अ मैजिकल नंबर, इट हैज केम फ्रॉम द एड्रेस बस. एड्रेस बस के साइज से आया. एड्रेस बस का साइज 16 बिट का था, तो वो 16 बिट से आप यूनिकली आप 2:16 यूनिक लोकेशन को आप identify कर पाओगे. So 2:16 when you convert it into different locations, so that location will give you 64,000 locations. वो 64,000 location पे every location you are able to store 8 bit data. So 8 bit data का मतलब basically कितना हो जाता है? It is 64 KB is the size that is being able to connect externally. तो 64,000 का आप RAM कनेक्ट करो, 64,000 का ROM आपको कनेक्ट करने की possibility होती है. Is it clear? Yes.
सो अगर आप मॉडर्न मोबाइल खरीदते हो, मॉडर्न मोबाइल में अगर आपको दिया है कि 512 GB का एक्सटर्नल कैपेबिलिटी है आपके मोबाइल के अंदर, या 256 GB का कैपेबिलिटी है आपके मोबाइल के अंदर, सो ये नंबर मैजिकल नंबर नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर जो एड्रेस बस है, उस एड्रेस बस का कुछ कैलकुलेशन होगा। वो कैलकुलेशन मेरे को अगली क्लास में जब आप आओगे तो मुझे बताना। 512 GB को एक्सेस करने के लिए, 512 GB को एक्सेस करने के लिए how many address bits are required? How many address bits are required for identifying each locations in 512 GB? सवाल समझ में आया आप सबको? अगर मेरे को 512 GB की मेमोरी मेरे को कनेक्ट करनी है, तो उस 512 GB के अंदर जो हर एक मेमोरी होगी, हर एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस का साइज क्या होगा वो मुझे आपको बताना है अगली क्लास में। ओके, ये आपको एक असाइनमेंट में दे के जा रहा हूँ जो आपको अगली क्लास में देना। और लास्ट पॉइंट इस फीचर का है कि जो आईसी है उसका पिन कितना होगा, इट इज 40 पिन आईसी। तो 8086 की तरह इसके अंदर भी 40 पिन होंगे। ओके, दैट्स इट, दैट्स आर द फीचर ऑफ 8051। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, सो फटाफट एक बार वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द फीचर्स दैट इट हैज। सो सबसे पहले हम हमारा जो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है, कोई बता सकता है? व्हाट आर द प्रोसेसर साइज? 8 बिट का 8 bit. प्रोसेसर इज ऑफ 8 बिट। सो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा। उसके अंदर सारे रजिस्टर 8 बिट के होंगे। व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द रैम एंड रोम? वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल रैम और रोम कितने साइज का होगा? रैम RAM 128 128 and ROM 4 size of KB. ROM is 4 KB. Okay. What about ports? How many ports it supports? How many ports it has? 4. What are the Four naming ports. of the ports? For naming क्या है ports का? P0 से P3. P0, P1, P2 and P3. These are the Interfacing. ports. It is used generally for interfacing. Each ports में how many bits are there? How many lines are there in each ports? 8. 8 bit. 8 bit. Okay, 8 bit बोलो या 8 lines बोलो. Okay, and each 8 bits are basically bit addressable. यानी हर एक को अगर मेरे को एड्रेस करना है तो let's say मुझे P1 के अंदर थर्ड बिट को एड्रेस करना है, तो व्हाट हाउ आई कैन एड्रेस द थर्ड बिट? 0 3 P1 के अंदर थर्ड बिट को एड्रेस करना है, तो इट वुड बी P1.3. ओके, सेकंड को करना है तो P1.2, फर्स्ट को करना है तो इट वुड बी P1.0, सेकंड को करना है तो P1.1, थर्ड को करना है P1.2 होगा, एक कम होगा। ओके, बिकॉज़ द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, फाइन, इज इट क्लियर? सो एवरी बिट इज बिट एड्रेसेबल। हर एक जो आपका लाइन है दैट इज बिट एड्रेसेबल. Next is it has got a timer. How many timer it has? One timer, two timer. 2 2 timers. And these timers are how many bit in size? 16 bit. 16 bit. And these timers are up counter or down counter? up Up counter. Okay. Next is what about the size of the address bus? 16 bit. Size of data bus? 8 bit. 8 bit. Because of the size of the address bus is 16 bit, the size of external RAM or ROM that it can connect up to is, what is the size of the external RAM and ROM it can connect? 64 KB 64 KB. 64 KB. It has got interrupts. How many interrupts does it supports? 5. 5. 5. And those interrupts has two priority levels, which are 0 and 1. Okay. So if at the same time you have got two interrupt at the of the same thing, which priority should be given to whom? 0 or 1? 0 0. 0. 0. It also has got a special port called as a serial port for the serial communication. Okay. So serial communication आप कहाँ पे use करते हो? Long communication में, short communication में? Long. Long communication. So these are some of the features. One more feature. The size of the instruction over here is 1 2 3. 1 to 3 bytes. So generally the size is generally variable. It is not fixed. Okay. That is why it comes under which processor? CISC or RISC? CISC. Yes. And the architecture is generally von Neumann or Harvard. Harvard. So these are the points that has been covered. I hope the point is clear to you. It is one of the most important points. Generally asked for 5 marks. Okay. Next class we will cover about the pin diagram. Till now, how is the subject going? Similar to COA? Similar to COA, right? better than 0 Better than COA. Okay. अच्छी बात है.
लेकिन मुझे लगता है 3-4 लेक्चर के बाद आपका पूरा बदल जाएगा क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट विद टाइमर्स ना, वहां से फिर दिमाग खराब होना चालू होता है। बिकॉज वंस वी हैव बोर्ड ना, बोर्ड में समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। कंप्यूटर पे पता नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, दैट इज गुड। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है प्लीज यू कैन हॉल्ट मी, ओके? कहीं पे भी आपको रोकना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। You can leave now. If anybody has any doubt, they can stay and they can ask me in the doubt. And by the next class, please come on time, all of you. Okay, all of you be present on time. And I will be uploading this lecture on YouTube. So please go to YouTube, subscribe the channel. Okay? Subscribe the channel. Okay? Okay, thank you, sir. Yeah, sure. Thank you so much. Bye. Take care. Anuj Rana, are you there? Anuj? Anuj, are you there? Ankit?